आपका स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की इस क्लास में। मैं हर्षाद अली। आज की इस क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के अंतर्गत। ये है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं भाई, इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए इसकी यदि मैं बात करूं, सतत विकास जो है एक तरीके का इस तरह का विकास है कि आज जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, ठीक है, आज जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, आज विश्व के सभी देशों के पास जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेस का हम उपभोग इस प्रकार से करें कि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, साथ में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, भावी पीढ़ी या भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, भावी पीढ़ियों के लिए भी ये बचा रहे। ठीक है, भावी पीढ़ियों के लिए भी ये बचा रहे, संरक्षित रहे या सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे प्राकृतिक संसाधन। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या उपभोग या उपयोग हम इस प्रकार से करें कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें भी पूरी होती रहें और भविष्य में आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। ठीक है, इसी को कहते हैं सतत विकास, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कोयला है, कोयला क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कोयला क्या है? कोल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इस कोयले का प्रयोग आज हम हर फैक्ट्री उत्पादन के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बिजली उत्पादन में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं कोयले का। अगर हम कोयले का प्रयोग इसी प्रकार से बहुत तेजी में हर क्षेत्र में, उद्योग में करते चले गए, एक समय ऐसा आएगा कि कोयला लिमिटेड सोर्स है, कोयला जमीन के अंदर से निकाला और ये एक तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको अगर संरक्षित नहीं किया गया, अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते चले गए, तो आगे वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा और हम अपने समय में ही इसको समाप्त कर लेंगे। हम अपने समय में समाप्त कर लेंगे तो ऊर्जा समस्या, ऊर्जा क्राइसिस हमारे सामने देखने को मिलेगा। इसलिए हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए क्या करते हैं? उनके कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढते हैं। ठीक है, वैकल्पिक मार्ग ढूंढते हैं, वैकल्पिक मार्ग ढूंढते हैं। ठीक है, वैकल्पिक मार्ग, जैसे हम जो है सूर्य की रोशनी, जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा से हम बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कई सारे विकल्प हैं, बायोमास ऊर्जा आदि से। ठीक है, ये कैसे हैं? ये एनर्जी सोर्स ऐसे हैं जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी हमेशा अवेलेबल है ना, और कितना भी खर्च कर लो आप, कोई ऐसा है नहीं समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यही होता है सतत विकास। अब सतत विकास पर आते हैं। सतत विकास की अवधारणा की यदि मैं बात करूं, सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया कहां से था? ये सतत विकास के अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की यदि मैं बात करूं, इसको संधारणीय विकास या धारणीय विकास या टिकाऊ विकास, संपोषणीय विकास, ये सब इसके नाम हैं। सतत विकास विकास की वह अवस्था है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यह है टेक्निकल डेफिनेशन जो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर मिलती है। ठीक है, सतत विकास की यह सर्वाधिक व्यापक रूप में स्वीकृत परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? एक था ब्रूंटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रूंटलैंड आयोग बना हुआ था और इस आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की थी, हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर, 1987 में। इसी किताब में, इसी रिपोर्ट में सबसे पहले जो ब्रूंटलैंड आयोग ने दी थी, इसी में सबसे पहले सतत विकास की चर्चा की गई थी। ठीक है, इसी में सबसे पहले सतत विकास का जिक्र किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो ब्रूंटलैंड थे, ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पहली बार अपनी रिपोर्ट में सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था। सतत विकास लोगों को ग्रह के लिए समावेशी, टिकाऊ, लचीले भविष्य के निर्माण की दिशाओं में ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। आगे चलें। जो ब्रंटलैंड आयोग है या ब्रूंटलैंड आयोग है, इसने जो रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट को पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग WCED द्वारा जारी किया गया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग, जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक आयोग था। ठीक, चलिए अब देखो, इस आयोग ने, ये हम बात कर ही चुके हैं अभी, ब्रंटलैंड आयोग को देखो, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1987 में जारी की थी, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये प्रश्न आता है। अब देखो, सतत विकास की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? सतत विकास हम क्यों नहीं पा रहे हैं? अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। जब किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन या जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी लोगों की संख्या में वृद्धि होने का मतलब है कि हमारे जो संसाधन हैं
उनको उपभोग करने वाले, उनको उपयोग करने वाले, ठीक है, ये कंजम्पशन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जा रही है। और जब हमारे पास संसाधन तो सीमित है, सभी देशों के पास संसाधन सीमित है हमारे पास, और लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारे संसाधन भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि सतत विकास में बाधा डालती है। आर्थिक गतिविधियों में अनियंत्रित बढ़ोतरी, जब इतनी सारी पॉपुलेशन है तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योग चलाए जाएंगे, उत्पादन ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा सतत विकास? तीव्र प्रौद्योगिकीकरण, डेली टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, कीटनाशक, पीड़ानाशक, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, ये सब सतत विकास को पाने में बाधा बनते हैं सारे फैक्टर। इसके प्रयास क्या क्या हो रहे हैं? मानव जनसंख्या को प्रकृति की वहन क्षमता तक सीमित बनाए रखना, जितना हमारी पृथ्वी सहन कर सकती है उस तक। तकनीकी विकास या प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु होनी चाहिए, ना कि उनके दोहन के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, देखो हमने भी बताया था, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग कर लो, पवन ऊर्जा का उपयोग कर लो ज्यादा से ज्यादा, सभी प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रित कर लोगे। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग दूरदृष्टि से किया जाना चाहिए, कम से कम प्रयोग में लाने चाहिए। सतत विकास के लिए, अब देखो सतत विकास पर आधारित कुछ सम्मेलन हुए थे, वो सम्मेलन कौन कौन से थे? सतत विकास के लिए जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, एक तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राजील में, ठीक है, 1992 में। एक जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2002 में। एक रियो +20 हुआ था 2012 में। इनमें सतत विकास की कुछ कुछ बातें की गई थी। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर है? ब्राजील का शहर है, यहाँ पर हुआ था। इसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। 1992 में हुआ था, ये प्रश्न आता भी है। 1972 में, इससे पहले हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम में किया गया था, स्वीडन में। यहाँ पर पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ की बात है, यानी 20 साल बाद 1992 में आयोजित किया गया था। मानव सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर, देखिए, मानव के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को देखने के लिए, चेक करने के लिए इसको किया गया था। यानी इसमें कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये सम्मेलन था। आर्थिक विकास की हम बात कर ही रहे थे अभी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम करेंगे, जब हमारे देश में उत्पादन भी होगा, लोगों की समस्याएं भी दूर होंगी, सामाजिक कल्याण होगा, तो पर्यावरण पे भी जो प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो उसका संरक्षण भी होना चाहिए। इन दोनों को, आर्थिक विकास को, पर्यावरण संरक्षण को हम कैसे साथ लेकर के चलेंगे, यहां पर ये बात की गई थी। और यहीं पर अगर आप देखोगे 1992 में एजेंडा 21 डिसाइड किया गया था। इस एजेंडा 20 रियो सम्मेलन में 1992 में, इसमें सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना बनाई गई थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित थी। एजेंडा 21 डिसाइड किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। एजेंडा 21 कैसे संबंधित है? सतत विकास से। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सतत विकास के आयाम क्या क्या है? आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, ये इसके बेसिक आधार थे। जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन को नाम दिया गया, ये 2002 में हुआ था, सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो अभी 1992 में एजेंडा 21 आया था, इसकी समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। फिर बाद में एक और सम्मेलन हुआ 2012 में, ये संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें एक दस्तावेज जारी किया गया, द फ्यूचर वी वांट, आ जाता है प्रश्न में, ये भविष्य जो हम चाहते हैं। इस दस्तावेज में एजेंडा 21 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। और यहां पर रियो +20 सम्मेलन में गरीबी को कम करना, सामाजिक समानता बढ़ाने और जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विचार दिए गए। अब देखो ये सब फैक्टर जो हैं, ये क्या है? ये आर्थिक विकास जो होता है उसको भी एक तरीके से प्रमोट करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हरित अर्थव्यवस्था और गरीबी दूर करने के उपाय बताए गए, और संतुलित और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की गई। क्लियर हुआ? तो सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत 2012 में रियो डी जेनेरियो में की गई। अब देखो सतत विकास तक तो हमने देख लिया, बाद में क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो आप यहां से याद रख सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, साल 2012 के बाद में 2015 आया, ठीक है। 2015 में, तो 2012 में हमने देखा था कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं की शुरुआत 2012 में रियो डी जेनेरियो में ही सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुई थी, और एसडीजी की उत्पत्ति 2012 में जो रियो डी जेनेरियो का सतत विकास पर सम्मेलन हुआ था, इसमें हो जाती है। तो ये डिसाइड किया था 2015 में कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा सेट किया। यानी जो सतत विकास है, इसको अचीव कैसे किया जाएगा, वो आपको यहां से थोड़ा फोकस करना है। इसको वो अचीव ऐसे किया जाएगा कि 17 लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए सभी देशों के लिए कि इनको 2030 तक अचीव करके दिखाओ, जो कि सीधे सीधे जुड़े हुए थे आर्थिक विकास से लोगों के, ठीक है। यानी सतत विकास से, सतत विकास में आर्थिक विकास भी आ जाएगा। देखो सतत विकास लक्ष्य
सतत 2015 में ये हो गया। 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी और 169 विशिष्ट लक्ष्य इसमें शामिल करे गए। और ये विकास जो है सभी देशों को करने बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन सभी देशों को ये करने चाहिए, वहां के लोगों के लिए भी। अब यहाँ पर जैसे 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई, जिसमें गरीबी को समाप्त करने, असमानताओं से लड़ने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास आदि इसमें शामिल किए गए। इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। अब ये शुरू हुए थे 2015 में, इनको अपनाया गया और 1 जनवरी से जो है 2016 से ही शुरू हो गए और 2030 तक हासिल करने, यानी अभी तक इन पर प्रश्न आता ही रहेगा, आगे भी आएगा। तो ये 17 जो सस्टेनेबल गोल्स थे वो ये रहे। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ तीसरा, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, आठवां है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर आ गया है ना। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on the land, peace, justice, strong institution, partnership for goal। ये तो टोटल 17 गोल्स हैं, ये डिसाइड किए गए सभी देशों के, और सभी देश इनको अचीव करेंगे। उसके लिए बाध्यकारी तो नहीं बनाए गए, लेकिन सभी देशों को अचीव करना चाहिए ताकि उससे उस देश के लोगों का कितना विकास हो रहा है ये पता लगे। तो 17 गोल कौन कौन से थे? पहला, निर्धनता का उन्मूलन, यानी सभी देश ये कोशिश करें, प्रयास करें कि गरीबी की जितने भी रूप में गरीबी विद्यमान है उन देशों से समाप्त की जाए या कम की जाए। दूसरा एसडीजी गोल नंबर 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है शून्य भुखमरी, जीरो हंगर नो हंगर, यानी शून्य की समाप्ति, यानी भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण दिया जाए, अच्छा स्वास्थ्य लोगों को, सभी आयु के लोगों को स्वस्थ सुरक्षा दी जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करी जाए। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना होगा, उनको ऊपर उठाना होगा उनके स्तर को। स्वच्छ जल की आपूर्ति, शौचालय अथवा स्वच्छता, सभी के लिए स्वच्छ पानी प्रबंधन आदि करना इसका। सस्ती स्वच्छ ऊर्जा सभी के लिए। इसके अलावा अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। इनके नंबर आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये नंबर सीधे सीधे पूछता है। एसडीजी 11 में क्या है? टिकाऊ शहर समुदाय हैं, ठीक है। जिम्मेदार उपभोग उत्पादन है 12 में। इसके अलावा पानी के नीचे का जीवन एसडीजी 14 है। जमीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड को सुरक्षित करना है आपको, एसडीजी 15। जमीन पर जीवन मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे, जंगल, भूमि आदि, इन सबको सुरक्षित करना है। पानी के नीचे, समुद्र के नीचे जलीय जीवन को सुरक्षित करना है, नदियों में, तालाबों में और महासागरों का जो जीवन है। क्लियर। शांति, न्याय, मजबूत संस्थाएं डेवलप करनी है अपने अपने देशों में। कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना है। सतत विकास लक्ष्यों को, वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए प्रत्येक देश के लिए, जो हमें पता होनी चाहिए, परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न आएगा। अब देखो ये 17 लक्ष्यों को किन किन देशों ने पाया है, किन किन देशों ने नहीं पाया है, उसके लिए एक रिपोर्ट पेश की जाती है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसको बोलते हैं सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और हमारे उसमें बहुत सवाल यहां से पूछता है। एसडीजी सूचकांक 2024 आया, इसमें पहला स्थान फिनलैंड को मिला, भारत को इसमें 109वां स्थान मिला, सतत विकास रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो इसको जारी कौन करता है? एसडीएसएन, सतत विकास समाधान नेटवर्क, 9वां संस्करण था, ठीक है। अब देखो जो 2015 से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 17 गोल्स, उनको किन देशों ने कितना अचीव किया है वो उसी के हिसाब से रैंक की जाती है यहाँ पर। तो एसडीएन के सचिवालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, कोलालमपुर मलेशिया में, पेरिस में, यहाँ पर है। सतत विकास रिपोर्ट के जो निष्कर्ष निकलते हैं वो क्या है, इनको देखो। एसडीजी लक्ष्य केवल 16% ही पाए जा चुके हैं अभी तक, मतलब जितने भी 2030 तक 17 गोल रखे गए थे सभी देशों के लिए, 2030 आने तक केवल 16% ही अचीव हो पाएंगे। 84% में जो प्रगति है वो सीमित है, यानी इतना ही अचीव कर पाएंगे 2030 तक, जबकि कहा गया था मतलब कोशिश की जाए कि मैक्सिमम हो। 2020 के बाद से जो एसडीजी 2 है ये क्या है? शून्य भुखमरी। एसडीजी 11 क्या है? टिकाऊ शहर। एसडीजी 14 क्या है? पानी के नीचे का जीवन। एसडीजी 15 क्या है? भूमि पर जीवन। और एसडीजी 16 क्या है? शांति, न्याय, मजबूत संस्थान। इनके मामले में इनकी ग्रोथ यहां पर ठहर गई है, इनमें प्रगति नहीं देखी गई, प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है 2020 के बाद में। एसडीजी 9 जो कि उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे हैं, इसमें कुछ प्रगति देखी गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट के रिजल्ट्स हैं 2024 के, इसलिए आपको वो पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो खाद्य एवं भूमि प्रणालियों में देखेंगे सतत विकास लक्ष्य अधूरे रह गए हैं। 2030 तक वैश्विक स्तर पर 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे, ठीक है। मोटापा भी बढ़ेगा, ये इस अनुमान है इस रिपोर्ट में। कृषि, वानिकी और अन्य भूमि का उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वार्षिक गैस का लगभग 1/4 प्रतिनिधित्व करेगा। क्लियर।
अब देखो क्षेत्रीय देशों में आप देखो पहले स्थान पर फिनलैंड है इस रिपोर्ट में, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, डेनमार्क है, फिर जर्मनी। ये सारे नॉर्डिक देश हैं जो कि उच्च स्थान पाए हैं इसमें। ब्रिक्स देश और ब्रिक्स प्लस ये इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इसमें 2015 के बाद से औसत से अधिक एसडीजी लक्ष्यों में प्रगति दिखाई है। नीचे के 3 देश को साउथ सूडान है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, ये देश हैं जो सबसे निचले स्तर पर हैं। पूर्वी और दक्षिणी एशिया 2015 के बाद सबसे अधिक एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्ति करने वाले ये देश बने हैं। ठीक है, तो यही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारे 17, वो फिर से आप देख लो। गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य, चौथा है गुणवत्ता, 5वां है लैंगिक समानता, ये सारे वही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सतत विकास को उस विकास के रूप में वर्णित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में सतत विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? यानी पृथ्वी की वहन क्षमता से संबंधित है। ये हमने इसकी बात भी की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये ब्रंटलैंड आयोग द्वारा करा गया था। पहला तो गलत हो गया। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है, ये ठीक है। दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो प्रश्न देखो किस तरह का आ रहा है। अब देखो, अब अलग अलग देश जो हैं उसमें इस लिस्ट में आते हैं एसडीआर में। भारत भी आता है एसडीआर में। तो भारत जब अपने देश में इन 17 लक्ष्यों को जारी करता है तो कितने अचीव किए जाते हैं उसमें, उसकी रैंक भी देख लो। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत के अलग अलग राज्यों की इंडेक्स आती है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो होती है यही हमारी एसडीआर जो वैश्विक स्तर पर जाती है हमारी, ठीक है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, यही रिपोर्ट वहां जाती है कि हमारे राज्यों का स्तर कैसा है सतत विकास में, तो वो पूरे देश का रिप्रेजेंट करता है वो, ये वाली रिपोर्ट। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, याद रखिएगा, एसडीजी, नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण आया है ये। ठीक है, 2018 में शुरू की गई थी। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो 17 लक्ष्य हैं उसमें भारत की प्रगति को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें भारत के सभी राज्य आएंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। उसमें कितना कितना लक्ष्य को हासिल किया। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे एसडीआर में, लेकिन भारत कितने फॉलो करता है? ठीक है, इसमें 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत राज्यों और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया गया है। एक कौन सा नहीं है, भारत में जो पानी के नीचे का जीवन है, ठीक है, पानी, क्योंकि आप जानते हैं भारत के समुद्र तट पर 9 राज्य हैं। आप पश्चिमी तट पर देखोगे 5 राज्य, पूर्वी तट पर आप देखोगे 4 राज्य है ना। तो अगर सभी राज्यों में समुद्री तट पर होते तब हम देखते जल के नीचे में जो जीवन है उसमें क्या ग्रोथ है। तो इसलिए इन वाले राज्यों को या इस वाली सूचना को नहीं लिया गया है। ठीक है, इसमें पानी के नीचे का जीवन एसडीजी 14 को यहाँ शामिल नहीं किया गया है, लाइफ बिलो वाटर इसको। अब देखो 0 से 100 के अंक के बीच में इस पर रैंक होती है, जिसमें उच्चतर अंक सतत विकास लक्ष्य की दिशा में, जिसको अधिक अंक मिलेंगे 100 के आसपास, वो उच्चतर प्रदर्शन करेगा। ठीक है, जैसे आकांक्षी 0 से 49 तक अंक है आकांक्षी, निष्पादक वाले 50 से 64 तक, अग्रणी 65 से 99 और सफल 100 तक जाएंगे। अब देखो एसडीजी इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत के राज्यों में एसडीजी में नंबर 1 कौन है? केरल, ये कई सालों से नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, मतलब पहले और दूसरे दोनों पर ही क्या है, ये केरल और उत्तराखंड एसडीजी हासिल करने में पहले स्थान पर रहे हैं दोनों एक साथ। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा 57 अंक के साथ में। उसके बाद झारखंड है दूसरे स्थान पर। इसके बाद 2018 और 2022-23 के बीच में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है, 25 अंक की वृद्धि इसने करी है। समग्र प्रगति में अगर आप देखेंगे ओवरऑल एसडीजी में भारत जो है 2023-24 में 71 अंक पर पहुंच गया है। ठीक है, चलिए अब देखो भारत में सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों का क्रम क्या है। पहले नंबर पर क्या है? केरल, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश का 21वां स्थान है, बिहार का 28वां स्थान है, अंतिम स्थान है। भारत 2000 ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडिया का स्कोर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2018 में शुरू हुआ तो 57 था, फिर 60 हुआ, फिर 66, अब 71 है। ठीक है, कभी ये भी पूछ ले, तो इस तरह की ग्रोथ है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नंबर 1 पर है चंडीगढ़, 5वें नंबर पर है दिल्ली और अंतिम है लद्दाख। ठीक है, तो ये है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ये रिपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पर प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। तो इसमें हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने बाइफरकेट करके इनको समझा है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हम अब शुरू ही करेंगे अपने। चलिए इसमें इतना ही रहते हैं क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं आपके। चलिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।